नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी हिंदी क्लास चल रही है और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसी क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास है और कल हमने केवल हिंदी के विकास और उद्भव के बारे में थोड़ा सीखा था और परिचय उसका क्या था, उद्भव। और हमने जो सीखा था स्पष्टीकरण ये सीखा था कि प्राचीन आर्य भाषा कौन थी, कहाँ से आए थे। हमने सीख लिया था लास्ट में कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का शासनकाल 1500 से लेकर 500 बीसी तक था। वैदिक संस्कृत का काल कितना था, वो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था। लौकिक संस्कृत सीख ली थी 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक थी। क्योंकि आर्य भाषा 3 प्रकार की होती हैं, एक हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और जो आपके कितने से थी 500 बीसी से लेकर आपकी 1000 वो एडी से लेकर बीसी से लेकर और 1000 एडी तक थी। ठीक है, और ये जो थी आपकी 1050 एडी से लेकर अब तक की थी। तो ये हमने सीख ली थी ये 3 भाषाएं। तो हमने मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा सिर्फ पर बात करी। तो प्राचीन आर्य भाषा जो थी इसमें संस्कृत थी। संस्कृत को 2 भागों में देखते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, अगर हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को देखें 3 भागों में जानते हैं। हम पहली प्राकृत कहते हैं पाली भाषा को, द्वितीय प्राकृत कहते हैं प्राकृत भाषा को और तृतीय प्राकृत जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, अभ्रंश को। और इसी का विकृत रूप जो था वो क्या था, अभट्ट भाषा इसका विकृत रूप था बेटा। ठीक है, ये देखा है हमने। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की हम बात करें तो 1050 एडी से लेकर अब तक की बात है। प्राचीन हिंदी इसमें आती है 1050 से लेकर 1450 तक। मध्यकालीन हिंदी आती है 1450 से 1850 तक और आधुनिक हिंदी जो आती है 1850 से लेकर अब तक। ये इसका कालक्रम है जिसके बारे में हम थोड़ा सा उद्भव और विकास के बारे में हमने थोड़ा सा परिचय किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये क्या करने वाले हैं कि एक एक चीज़ के बारे में जो है ना हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कैसे क्या था। उससे पहले जो है ना कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि कल मैंने जब बोली भाषा उनको समझाया था तो उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि सर बहुत कुछ लैंग्वेज टफ थी, इसलिए थोड़ा ईजी लैंग्वेज का मैं बता दूँ कुछ। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। एक बार उसको और देख लो, कोई घबराने वाली बात है नहीं आप लोगों को। आपको बिल्कुल सिंपल वे में आज मैं बताने वाला हूँ। और भी अगर आपको दिक्कत आती है उस चीज़ में तो ठीक है, फिर हम एक एक की बात करेंगे। क्या है, हम संस्कृत क्या है, किस तरीके से हम बात करने वाले। तो अगर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर भाषा लिख दूँ कि भाषा क्या है, तो आप इसे रख दो। भाषा किसे कहते हैं, जो भाषा बोली लिखी जाती है, यानी कि जो भाषा बोली व लिखी जाती है जैसे कि हिंदी। जैसे कि क्या है, हिंदी हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सर आता है क्वेश्चन क्या आता है, उपबोली। क्या होता है, उपबोली। उपबोली किसे कहते हैं, तो उपबोली किसे कहते हैं बेटा, उपबोली वो होती है बोली का छोटा स्वरूप, यानी किसका, बोली का छोटा स्वरूप। ठीक है, उसे कहते हैं उपबोली कहते हैं। ठीक है, बोली का छोटा स्वरूप जिसे हम कह सकते हैं ठेठ। और ठेठ बोली क्या होती है, जैसे कि हमने देखे बैसवाड़ी अवधि का एक रूप होता है। अवधि का ठेठ गवारी अवधि जो होती है उसे हम बैसवाड़ी कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं उपबोली। अगर हम बोली को कहें कि बोली क्या चीज़ होती है तो इसको भी समझो। बोली किसे कहते हैं, बोली कहते हैं बोली जाने वाली, बोली जाने वाली को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। यानी कि इसे लिखा नहीं जा सकता। जैसे हिंदी की कुछ बोली हैं, हिंदी की जो बोली हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसा आपकी गढ़वाली है, कुमाऊनी है। ठीक है, ये लिखी नहीं जाती हैं, ये क्या होती है, केवल बोली जाती हैं। हिंदी में आती हैं। ठीक है भैया, तो हिंदी में आती हैं, कौन सी आती है, गढ़वाली आती है और कुमाऊनी आती है, पहाड़ी हिंदी में आती है। कौन सी में आती है, पहाड़ी हिंदी में आती हैं। परंतु ये बोली है, कितनी बोली हैं, ये आपकी पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं, जो गढ़वाली और कुमाऊनी। तो इनको केवल बोल सकता है आदमी, इसमें लिखता नहीं है। इसको क्या नहीं करता, इसके बारे में लिखता नहीं है बेटा। तो इन्हें क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी उपभाषा, एक क्या होती है आपकी उपभाषा। तो उपभाषा क्या होता है, ना बोली जाती है ना लिखी जाती, ना तो बोली जाती है ना बोली जाती है और न ही लिखी जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं,
उपभाषा कहते हैं। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। ठीक है भैया, क्या कहते हैं हम इसको? उपभाषा कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये केवल बोलियों का समूह होती है। केवल क्या होता है? बोलियों का समूह। ये केवल बोलियों का समूह होता है। ठीक है भाई। एक आपकी होती है विभाषा। क्या होती है? विभाषा। ठीक है, विभाषा क्या होती है? तो जिन बोलियों में साहित्य लिखा जाता है, यानी कि जिन बोलियों से साहित्य लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विभाषा कहते हैं। इसी वजह से इसे साहित्यिक बोली भी कहते हैं। इसे कहते हैं साहित्यिक बोली भी इसको कहते हैं, विभाषा को। तो राजकाज भाषा, राजकीय भाषा कल बता दी थी, राष्ट्रभाषा भी कल बताई थी। तो इनको भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना। भाषा वो होती है जो भाषा बोली में लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी। उपबोली वह होती है जो बोलने का छोटा स्वरूप होता है, जैसे ठेठ, बैसवाड़ी में अवधि। जैसे रामचरित मानस जो है वो अवधि भाषा में लिखी हुई है, तो ठेठ अवधि भाषा में लिखी हुई है, जिसे हम बैसवाड़ी बोलते हैं। ठीक है, बोली क्या होती है? बोली जाने वाली केवल, जैसे कि हिंदी में गढ़वाली और कुमाऊनी, इसमें लिखा नहीं जाता कोई भी स्वरूप। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें उपभाषा का, तो ना तो बोली जाती है ना ही लिखी जाती है। उपभाषा होती है केवल बोलियों का समूह होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपभाषा। विभाषा जो होती है जिन बोलियों से साहित्य लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। वैसे इन्हें साहित्यिक भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? साहित्यिक भी कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ तक की पहचान। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्राचीन में। किस में बात करने वाले हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में। एक एक करके पढ़ते हैं हम उनको, उनके बारे में आप प्यारा सा नोट्स बना लो, बहुत अच्छे से नोट्स बना लो। चाहते तो हम ग्राफ करके भी आपको बना सकते थे, परंतु आपको बनाना है नोट्स और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करनी है तैयारी। ठीक है बेटा। देखिए, सबसे पहले हम जो हेडिंग डालेंगे वो आज हमारी हेडिंग जो होने वाली है वो क्या होने वाली है? वो होने वाली है आपकी हेडिंग। ठीक है, क्या है इसका? हम कह सकते हैं इसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, आर्य भाषा। और इसमें क्या है? वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। ठीक है बेटा। तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत का संस्कृत का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है? आपको सबको पता है, महेश्वरी सूत्र से हुआ है। किससे हुआ है? महेश्वरी सूत्र से हुआ है। महेश्वरी सूत्र से इसका क्या हुआ है? उद्भव हुआ है बेटा। ठीक है, और महेश्वरी सूत्र किसने दिए थे? पाणिनि ने। इनकी संख्या कितनी होती है? 14 इनकी संख्या होती है, जिसमें 4 जो होते हैं वो अच होते हैं, 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं? अच होते हैं, और 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? हल। ठीक है, अच को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, और भैया हल को जो कहते हैं हम क्या कहते हैं हिंदी में? व्यंजन कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखो। यानी कि संस्कृत का उद्भव जो है महेश्वरी सूत्र से हुआ है। अब महेश्वरी सूत्र क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आचार्य भारद्वाज के पास में पाणिनि पहुँचे, ठीक है, शिक्षा लेने के लिए, तो पाणिनि की स्थिति बहुत डाउन थी। यानी कि वह बातें सुनते थे याद, क्योंकि पहले मौखिक शिक्षा चलती थी, लिखने का काम नहीं था, केवल सुनना था। तो जब उनको याद नहीं होता था तो पाणिनि जो थे ब्राह्मण कुल से संबंध रखते थे। ठीक है, तो पाणिनि को उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी दिक्कत है ये, तो उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा में कैसे प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ी सी कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप महेश जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी कि महेश जी की आराधना करो। ठीक है, तो वो एक शांत जगह देख कर महेश जी की आराधना करने लग जाते हैं, और महेश जी की जब आराधना करते हैं तो साक्षात वो प्रकट होते हैं, और ना उस आराधना में जगाने के लिए वो डमरू बजाते हैं 14 बार। ठीक है, क्या बजाते हैं? डमरू 14 बार बजाते हैं, और उस डमरू की आवाज़ जो होती है, उस डमरू की आवाज़ जो उनके कानों में लगती है, फिर वो उठते हैं, वो कहते हैं क्या देखते हैं तो साक्षात महेश होते हैं। तो वो फिर उन्हें एक वरदान देते हैं कि आज के बाद इसी ध्वनि से जो है लोग संस्कृत वर्णमाला को जानेंगे। तो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृत वर्णमाला जो है वो कौन सी है? संस्कृत है। और वही हमारे क्या है? 14 महेश्वरी सूत्र हैं। तो 14 महेश्वरी सूत्र में हमारा सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक पहले महेश्वरी सूत्र की, तो इसका नाम है अयुड़। क्या है? ए ई उ ड़, अयुड़। ठीक है, दूसरा महेश्वरी सूत्र की अगर हम बात करें, दूसरे महेश्वरी सूत्र करें तो ऋ, तो री ल और कै, ऋलक। ठीक है, 2 हो गए। तीसरे की अगर हम बात करें तो एोड़,
तीसरे की बात करें तो क्या हो जाएगा एओड। तीसरा महेश्वरी सूत्र ये। चौथे की अगर हम बात करेंगे, चौथे की बात करेंगे तो एओड हो जाएगा। चौथे की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एओच। क्या हो जाएगा एओच, ए ओ और च, एओच। इस वजह से यहाँ का पहला अक्षर, यहाँ का पहला अक्षर और यहाँ का अंतिम अक्षर इससे मिलकर क्या बन गया है अच बन गया है। इसे कहते हैं अच यानी कि स्वर। तो इन चारों को मिलाकर जो बना है वो क्या बना है, चारों महेश्वरी सूत्रों को बनाकर क्या बना है अच बना है। और अचों की संख्या कितनी है 4। देखो 1 2 3 4 और इसमें जो स्वर हैं तो वो कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि जिनके नीचे हलंत होता है वो स्वर होते नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन में कहा जाता है संस्कृत में स्वरों की संख्या, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है 9, क्योंकि ये जो हैं जो हलंती वर्ण होते हैं, ठीक है, इन्हें हकार ध्वनि बोलते हैं, इन्हें हलंती ध्वनि बोलते हैं। तो ये काउंट होते नहीं, तो 3 ये हो गए, 3 2 ये 5 और 2 7 और 2 9 स्वर थे इसमें। और उन स्वरों को पहला अक्षर ए है और अंतिम अक्षर च है, इस वजह से अच कहते हैं। इसलिए 14 महेश्वरी सूत्रों में से 4 महेश्वरी सूत्र जो हैं वो क्या हैं आपके अच हैं। ठीक है भैया। 10 जो हैं आपके, अब एक और देख लेंगे अब आगे। तो ये 10 जो हैं वो क्या हैं आपके व्यंजन है, जिसे हम क्या कहते हैं हल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हल। तो है यह वह रट, हयरट, है यह वह रे ट, है यह रे वह ट। ठीक है, पहला हो गया है। दूसरे की बात करें तो यह, तो दूसरी बात करें लड़, क्या होता है लड़। दूसरा क्या होता है लड़, दूसरा होता है लड़। ठीक है, तीसरे की अगर बात करें, तीसरा क्या होता है, तीसरा सॉरी ए नहीं होता, इया होता है, ये। ठीक है, मैं ड़े न मैं। ठीक है, चौथा जो होता है वो क्या होता है, चौथा जो होता है वो क्या होता है, चौथा का भी आना चाहिए से वह ये, से वह ये। ठीक है, पांचवा जो होता है, पांचवा क्या होता है ये पता होना चाहिए। पांचवा जो होता है ये भी होना चाहिए, क्या होता है ध टे ध से। तो घ ठे ध से, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो 5 हो गए आपके। फिर है जग गढ़ 10, यानी कि छठा जो है हमारा क्या है जग गढ़ 10, जग गढ़ 10, जग गढ़ 10। ठीक है, 7वें की अगर हम बात करें जग गढ़ 10 हो गया है। तो खप छट चट, खप खप छट धच चट तब, समझ गए नहीं। तो ख फ च ट, खप खप झट, सॉरी खप झट, खप झट। ठीक है, खप झट हो गया, खप झट आपका थच तट तब, छत तट तप, हाँ तट तप ये होता है। ठीक है, अब 8वें की अगर हम बात करें यहाँ पर 8वां होता है वो होता है कप ये, क्या होता है कप ये। 9वें की अगर हम बात करें 9वां जो होता है वो क्या होता है ससर, क्या होता है से रे। और 10वें की बात जो करते हैं वो क्या होता है हल। तो ये होते हैं हमारे, ये 10 के 10 हमारे क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं 10 के 10 हल। यानी कि यहाँ है और अंत में क्या है ल है। तो यहाँ पर आपका हो गया हल, जिसे हम कहते हैं व्यंजन। तो ये हमारे जो हैं 14 महेश्वरी सूत्र हैं। कई बार पूछे तो नहीं जाते हैं, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, पता होना चाहिए। और इन सब का जिक्र जो है, अगर हम बात करें, इन सब का जिक्र जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में दिया गया है। किस में दिया गया है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका दिया गया, जिसे व्याकरण शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे व्याकरण शास्त्र भी कहते हैं। बात आ रही होंगी समझ में, समझ गए नहीं। तो पाणिनि के द्वारा, किसके, महर्षि पाणिनि के द्वारा एक लिखी गई थी अष्टाध्यायी। क्या है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में आपने सुना होगा, इस अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। ठीक है, इस अष्टाध्यायी पर महर्षि कात्यायन या बर्रुचि, यानी किसने, महर्षि
कात्यायन या बररुचि, बररुचि ने क्या लिखा है, क्या लिखा है, वर्तिका लिखा है। क्या लिखा है, वर्तिका, वर्तिका लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, वर्तिका व्यवस्थित किया है। और इस वर्तिका पे भी क्या लिखा गया है, किसने, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने इस पर क्या लिखा है, महाभाष्य। क्या लिखा है, महाभाष्य, जिसे हम कहते हैं भाष्यों का भाष्य, महाभाष्य। ठीक है भाई। और बात रही है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को क्या कहते हैं, त्रिमुनि कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं त्रिमुनि। इन्हें क्या नाम दिया गया है, त्रिमुनि इनको नाम दिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, निम्न से कौन सा त्रिमुनि में शामिल नहीं है, निम्न से कौन सा त्रिमुनि में शामिल नहीं है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है, आ गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कि संस्कृत के बारे में थोड़ी सी पहचान हो चुकी है, थोड़ी सी पहचान हो चुकी है संस्कृत के बारे में। अब हम बात करते हैं संस्कृत कितने प्रकार की होती है। तो संस्कृत दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत ये होती है। ठीक है, तो ये वेद, वेदों, उपनिषद, उपनिषद, वेदांगों, वेदांगों, ठीक है, पुराणों, ठीक है, तो आदि में जो प्रयोग की गई संस्कृत उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं। या हम कह सकते हैं ब्राह्मणों, ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा जो बन के रह गई वो भी क्या कहते हैं, ब्राह्मणों की भाषा, वो भी वैदिक संस्कृत। क्षत्रियों की भाषा, क्षत्रियों की जो भाषा बन के रह गई वो भी कौन सी रह गई, वैदिक भाषा रह गई। ठीक है, जब बाद में धीरे धीरे जो है इस भाषा का प्रसार कम हुआ, लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई नहीं, तो इसका कुछ विकृत रूप आया, परिवर्तित रूप आया, तो हम इसमें कहते हैं, इसमें क्या था, इसके बाद कहते हैं लौकिक, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इसे क्या कहते हैं, आम जनता की भाषा। क्या कहते हैं, आम जनता की भाषा। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ आदमी से अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है, ठीक है, और कुछ से जो है बहुत बिगड़ी हुई रूप आती है। ठीक है, और अंग्रेजी जब गाँव में पहुँच जाती है तो उसका विकृत रूप आ जाता है। तो ऐसे जब संस्कृत जो है उच्च वर्ग के लोग बोल रहे थे तब तो संस्कृत का प्रसार बहुत अच्छा था, मगर जब निम्न वर्ग के लोगों में जब आई तो उसे हम लौकिक यानी कि जनता, आम जनता की भाषा कहने लगे। और जिसमें साहित्यक, जिसमें साहित्यक स्रोत, ठीक है, दर्शन शास्त्र या दार्शनिक ग्रंथ का लेखन किया गया, जिसका लेखन किया गया, तो वो हमारी कौन सी भाषा बनी, वो बनी लौकिक संस्कृत। ठीक है बेटा, तो लौकिक संस्कृत बनी, ये कुछ इसका प्रसार था। ठीक है, इतना बात याद रखना है। ठीक है, ये तो थी संस्कृत की कहानी। अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं पाली की। ये तो हो गई, दोनों बातें हो गई, इनको लिखते चले जाना थोड़ा थोड़ा। अब हम बात आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में। कौन सी मान सकते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आपको सबको पता है ये क्या होती है, पहली होती है पाली। ठीक है, क्या होती है, पहली पाली होती है। पहले पाली को समझ लो, कब से कब तक था शासन। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ 500 BC से लेकर इसका पाली का 1 AD तक था, यानी कि 1 AD तक था। जबकि इसका पूरा शासन कब से कब तक था, 500 BC से लेकर कितने तक था, 500 BC से लेकर 1000 AD तक। कितना था, 1050 AD तक, 1050 AD तक था पूरा। तो पाली का जो जिक्र है 500 BC से 1 AD तक हुआ गया है। ठीक है, चौथी शताब्दी में अगर हम बात करें, चौथी सदी में सर्वप्रथम चौथी सदी में सर्वप्रथम जो है श्रीलंका में, कहाँ पर, श्रीलंका में लिखित दीपवंश में इसके साक्ष्य मिले। पाली भाषा के सबसे पहले कहाँ मिले साक्ष्य, दीपवंश में साक्ष्य मिले। ठीक है भाई, ठीक है। और इसका जो प्रमुख आधार था, पाली भाषा का प्रमुख आधार जो थे वो कौन थे, बुद्ध जी थे, यानी गौतम बुद्ध। क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक
सर्वाधिक उपदेश जो है वो किस में दिए हैं, पाली भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में दिए हैं। और ग्रंथों की रचना भी पाली भाषा में हुई है। तो उपदेश भी और ग्रंथों की रचना भी पाली भाषा में हुई है। ठीक है, आर्य भाषा। इसी वजह से पाली को बौद्ध प्राकृत कहते हैं, बौद्ध प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बौद्ध प्राकृत, बौद्ध प्राकृत कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पाली भाषा को बौद्ध प्राकृत कहा जाता है। ये भारत में ही नहीं, अगर मैं पाली भाषा की बात करूं तो भारत के अतिरिक्त यानी कि उत्तर भारत के अतिरिक्त, किसके भारत के उत्तर भारत के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर होती है, बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत, यानी कहाँ पर, बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत में भी ये भाषा जो है बोली जाती है। ठीक है, और एक थोड़ा सा क्षेत्र जो है चीन भी है, इसका क्या है, चीन। तो इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा और उत्तर भारत में भी पाली भाषा देखने को मिलती है बेटा। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया है। तो पाली हो चुकी है। इसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं, बेटा, वो हम बात करने वाले हैं पाली भाषा के बाद में जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं प्राकृत में। दूसरी जो हमारी वो है, वो कौन सी है, प्राकृत है। क्या है, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत को हम क्या कहते हैं, साहित्यक प्राकृत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साहित्यक प्राकृत, भी कहते हैं इसको, साहित्यक प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो शासनकाल था वो पहली एडी से आपका 500 एडी तक, 500 एडी तक था, 500 एडी तक था। इसका आधार जो है, इस भाषा का आधार जो है वो कौन थे, महावीर स्वामी, या ऐसा मान लो जैन ग्रंथों की रचना इसी भाषा में हुई, ठीक है भाई, इसी भाषा में हुई अगर हम यहाँ बात करें तब। ठीक है भाई, ठीक है। सर्वाधिक महावीर जी ने सर्वाधिक उपदेश, महावीर स्वामी जी ने सर्वाधिक उपदेश इसी भाषा में दिए, ये भी याद रखना है, सर्वाधिक उपदेश इसी भाषा में दिए। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। ठीक है भाई, इतनी बात याद रहेगी। अगर मैं इसके भेद की बात करूं तो अपभ्रंश जैसे इसके भी भेद हैं, जैसे अपभ्रंश भेद थे, अपभ्रंश तो उसके बाद में आई थी, यानी कि पाली प्राकृत जो है वो पाली का अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तन, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, यानी परिवर्तित रूप को हम अपभ्रंश कहते हैं। तो ये किसका परिवर्तित रूप थी, ये प्राकृत, यानी कि ऐसा मान लें नगरों व शहरी क्षेत्रों में पाली का परिवर्तित रूप थी, क्योंकि पाली भाषा जो थी वो ग्रामीण भाषा थी, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो है इसका प्रचार प्रसार किया था। तो ये क्या थी, उसका परिवर्तित रूप थी। ठीक है, ग्रामीणों से कुछ शहरी क्षेत्रों में पहुंची। ठीक है, अब इसका भी प्राकृत का भी अपभ्रंश रूप जो था वो कौन सा था, अपभ्रंश। इसलिए अपभ्रंश को अपभ्रंशों का अपभ्रंश कहा जाता है, यानी प्राकृत का अपभ्रंश कहा जाता है, अभट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो चुका है इतना। इसके बाद में हमारी तीसरी जो आती है वो कौन सी आती है, अपभ्रंश आती है। तीसरी जो आती है वो कौन सी आती है, अपभ्रंश आती है। आराम से समझ लो, इसको अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो आता है वो क्या आता है, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश भाषा। अब इसमें क्या होता है, इसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है, इसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है। इसका अगर काल की बात करें, अगर हम इसकी काल की बात करें तो 500 एडी से 900 एडी तक, 900 एडी तक ये देखने को मिलती है। 500 एडी से कहाँ तक देखने को मिलती है, 900 एडी तक ये देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका साहित्य जो 13वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है, मगर वो इतना कोई ठीक नहीं है, इसे याद मत करो ज़्यादा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके प्राचीन साक्ष्य अगर हम बात करें इसके प्राचीन साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो भरत मुनि के, किससे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जो है इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें अपभ्रंश में स्वरों की संख्या,
अपभ्रंश में स्वरों की संख्या, जब ये संख्या आई थी, अपभ्रंश भाषा आई थी, तो इसमें स्वरों की संख्या कितनी थी? तो मैं बताता हूँ, इसमें स्वरों की संख्या 10 थी, जबकि व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 30 थी। ठीक है बेटा, व्यंजनों की संख्या क्या थी? 30 थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके भेद, अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के भेद, अगर अपभ्रंश के भेद की बात करें तो कहीं 6 मिले हुए हैं, कहीं 7, तो वर्तमान में अब 7 हो चुके हैं अपभ्रंश के भेद। एग्जाम में अगर अब आए तो 7 लगाना आप, क्योंकि 6 के स्थान पर कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं, क्योंकि अब बोलियां बढ़ी हैं तो उसमें जो है कुछ परिवर्तन किया गया है। तो कितने हो चुके हैं? 7 इसके भेद हो चुके हैं। ठीक है, अब बात कहा जाता है इसको अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? मैं इसे कह सकता हूँ प्राकृत का परिवर्तित रूप, प्राकृत का परिवर्तित रूप कहा जाता है किसको? अपभ्रंश को। ठीक है दोस्तों, इतनी बात याद रहेगी। परिवर्तित रूप अपभ्रंश का कहा जाता है। अपभ्रंश का जो स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि कहा जाता है किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो इसको नोट कर लो आप अच्छे से। अब जो हम बात करने वाले हैं अपभ्रंश के भेद की बात करने वाले हैं कि अपभ्रंश के भेद कितने होते हैं और उसमें कौन कौन सी जो है वो बोलियां आती हैं। समझ गए नहीं? अपभ्रंश के भेद और कौन कौन सी उसमें बोलियां आती हैं। तो ये आपके अपभ्रंश के भेद हैं और उसमें जो बोलियां हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, अपभ्रंश के भेद आपके हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ अपभ्रंश के भेद का और उपभाषाएं, तो इसमें शोरसैनी है, पेशाचित है, ब्राह्मण है, खस है, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी और मागधी। तो पेशाची जो है नया बना है। ठीक है, ये नया बना है। इसमें पंजाबी और आपके सिंधी पंजाबी, पहले ब्राह्मण में आती थी सिंधी पंजाबी, मगर इसको अलग कर दिया है, लहदा और पंजाबी अलग कर दिया है इसको। तो इस वजह से 7 इसके भेद हो चुके हैं। तो शोरसैनी में कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी हिंदी जो पश्चिम बोली जाती है, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, गुजराती होती है आपकी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो इसमें कितने आते हैं? 5 आपके इसमें बोलियां आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं उपभाषाएं? 5। एक तो पश्चिमी हिंदी आती है, ठीक है, राजस्थानी आती है, गुजराती आती है, ब्रजभाषा आती है और खड़ी बोली इसमें आती है दोस्तों। ठीक है, पेशाची जो इसका भेद है उसमें लहदा आती है और पंजाबी आती है। ठीक है, ब्राह्मण की अगर हम बात करें बेटा तो ब्राह्मण में सिंधी आती है। ठीक है, खस में पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। खस में जो आती है वो कौन सी आती है? पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। इसको याद कर लेंगे अच्छे से। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो मराठी आती है। अर्धमागधी से बहुत क्वेश्चन आता है पूर्वी हिंदी के लिए, तो अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, ये भी याद रखेंगे। मागधी में जो आती है वो कौन कौन सी आती हैं? तो बिहारी आती है, बंगाली आती है, उड़िया आती है, रसमिया। तो ये हैं हमारे अपभ्रंश के भेद और उनकी उपबोलियाँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि कुछ और क्या है। देखिए, अपभ्रंश का जो साहित्य का आरंभ है वह 8वीं सदी से 13वीं सदी तक मिलता है। 8वीं सदी से शुरू होता है और 13वीं सदी से मिलता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि जो है वह स्वयंभू को माना जाता है। 783 AD में इनके पता चला था। अब स्वयंभू ने जो है कुछ रचना करी है अपभ्रंश में, तो क्या है? पौमचरियु और रिट्ठोमेणी चरियु। ठीक है, रिट्ठोमेणी चरियु। धनपाल ने कुछ रचना लिखी, भविष्यत कहा। पुष्पदंत इसके ही कवि हैं अपभ्रंश के। महापुराण जसहर चरियु ये लिखी है इन्होंने। सिद्धों ने जो लिखी है ये चर्यापद और दोहाकोश ये लिखी है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। तो स्वयंभू है, धनपाल है, पुष्पदंत और सिद्धो किसके कवि हैं? आपके अपभ्रंश के। ठीक है दोस्तों, इतनी बारी जानकारी हमें होनी चाहिए और कौन कौन सी रचना लिखी है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम जो लिखेंगे, अब जो हम डालेंगे हेडिंग वो डालेंगे अभट्ट, क्योंकि इसके बाद जो है अभट्ट भी आपकी भाषा आती है। अपभ्रंश के बाद में वो कौन सी है? वो आपकी अभट्ट है। क्या है? आपकी अभट्ट भाषा है और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभट्ट के क्या रूप हैं, अभट्ट में क्या प्रमुख है, क्या विशेषताएं हैं और अभट्ट के प्रमुख कवि कौन हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर हमारा बचेगा हिंदी और हिंदोत्तर काल। केवल क्या बचेगा? हिंदी और हिंदोत्तर काल हमारा बचने वाला है। ठीक है भाई, तो अब जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे अभट्ट। क्या लिखेंगे? अभट्ट हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आप जो है अभट्ट के बारे में जानते होंगे सब
क्योंकि अधिकांशतः बच्चे जो है अभट्ट के बारे में जानते हैं। अभट्ट को सबसे मीठी भाषा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे हैं अभट्ट, और अभट्ट में हमने जो जानकारी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि अभट्ट भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभट्ट की थोड़ी सी बात हम कर देते हैं। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप होती है अभट्ट, ठीक है। क्या होती है अभट्ट का, फिर अपभ्रंश का परिवर्तित रूप। सर्वप्रथम प्रयोग जो था ज्योतिषवर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में इसका किया था। किस में किया था? वर्ण रत्नाकर में किया था। अगर हम इसके काल की बात करें अभट्ट की, तो 900 से लेकर 1100 AD तक इसका काल है। इसका साहित्य जो है वो 14वीं सदी तक मिलता है AD की। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। और सबसे मधुर और सबसे मीठी भाषा विद्यापति ने इसे कहा था। सबसे मधुर या मीठी भाषा किसने कहा था? विद्यापति ने। और प्रमुख कवि जो था वो कौन है? विद्यापति है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार याद करेंगे, अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है। सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिषवर ठाकुर ने किया था। ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। काल है 900 से 1100 AD। साहित्य 14वीं सदी तक। इसको अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। प्रमुख कवि जो हैं वो विद्यापति हैं। अब एक तरफ जो है कवि हैं और एक तरफ इनकी रचना है। इसमें किस किसने रचनाएँ लिखी हैं? तो कवि हैं अब्दुल रहमान संदेश रासक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। ज्योतिश्वरी ठाकुर जो हैं उन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखी थी। विद्यापति जो हैं वो कीर्ति लता इन्होंने लिखी थी। दामोदर पंडित की अगर बात करें तो उक्ति व्यक्ति प्राकरण इन्होंने लिखा था। संत ज्ञानेश्वर की बात करें तो ज्ञानेश्वरी इन्होंने लिखा था, ठीक है। रोड़ा कवि की अगर बात करें तो राव रुबेल लिखा था इन्होंने। और विनय चंद्र सूरी, नेमिनाथ चयू परियु इन्होंने लिखा था दोस्तों। तो ये थी हमारी अभट्ट भाषा। तो कल जो हमारा सेशन होगा वह हिंदी भाषा के बारे में होगा कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, क्योंकि अब हम आधुनिक हिंदी की तरफ आ चुके हैं। अब जो है हम अपनी हिंदी भाषा, प्यारी हिंदी भाषा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर बच्चों को बोरियत सी महसूस होती है। तो मिलते हैं कल अपने इसी सेशन पर, इसी धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।